नमस्कार, मैं वैष्णवी चौहान और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आपका स्वागत करती हूँ आपका राज्य आपकी खबर में। खबरों की तरफ रुख करेंगे। लखनऊ नगर निगम एक बार फिर सवालों के घेरे में है। जिनको जनता की समस्याओं का समाधान करना चाहिए, वही अधिकारी अब उपभोक्ताओं के साथ अभद्रता और दबंगई करने पर उतर आए हैं। ताजा मामला नगर निगम लखनऊ के कर अधीक्षक ओम प्रकाश सिंह से जुड़ा हुआ है, जिन पर एक उपभोक्ता के साथ बदसलूकी, धमकी और मारपीट करने और उसके लिए 420 जैसे अभद्र शब्द प्रयोग करने के गंभीर आरोप लगे हैं। पीड़ित एक एडवर्टाइजिंग कंपनी की फीस जमा करने नगर निगम कार्यालय पहुंचा था, लेकिन वहां मौजूद कर अधीक्षक ओम प्रकाश सिंह बातचीत के दौरान अपना आपा खो बैठते हैं और अभद्रता पर उतर आए। आरोप है कि अधिकारी ने पीड़ित के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, यहां तक कि उसके लिए 420 जैसे अपमानजनक शब्द भी इस्तेमाल किए। पीड़ित का आरोप है कि कर अधीक्षक ओम प्रकाश सिंह अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर मारपीट पर उतारू हो गए और उपभोक्ता को ही धक्का देकर उसे जमीन पर गिरा दिया। ये पूरी घटना नगर निगम लखनऊ के कार्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरों में भी कैद हुई। सरकारी कार्यालय के भीतर हुई इस कथित दबंगई ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या लखनऊ नगर निगम का दफ्तर आम नागरिक के लिए सुरक्षित है? क्या सरकारी कुर्सी का इस्तेमाल लोगों को डराने और अपमानित करने के लिए किया जाएगा? पीड़ित उपभोक्ता का दावा है कि कर अधीक्षक ओम प्रकाश सिंह ने उच्च अधिकारियों की बात तक नहीं मानी। फिलहाल नगर निगम प्रशासन इस पूरे प्रकरण पर चुप्पी साधे हुए है। पहले तो आपसे जवाब देंगे तो जब पंकज अपर साहब आपको फोन कर रहे हैं तो जवाब बताइए ना। चलिए मेरे साथ बताइए कि ये दिक्कत है। पंकज से लिख लेते हैं ना, तो आप चलो ना मेरे साथ, चलो बताओ उनको क्या दिक्कत है। क्या तुम्हारे लोग हैं? तो हम तुम्हारे लोग कर रहे हैं, इस बार चक्कर मारेंगे यहाँ पे। तो तुम लिखो ना, कम नहीं कर रहे। देखो तमीज से बात करना हमसे। तुम मत करो, हाँ। बता रहे हैं क्या बताओ, भिजवा लो, जेल भिजवा लो, भिजवाओ भिजवाओ। क्वेश्चन करो मेरा तुम। अरे गलत करे तो तुम लिख दे दो ना जी। जब गलत करेंगे लिख दे दो ना। मैं गलत किया हूं तो तुम लिख नहीं कर सकते हो। गलत किया है तो पहले तो तुम तो 420 कर रहे हो। क्या 420 कर रहा हूं मैं? 420 कर रहे हो। क्या 420 कर रहा हूं? कहो ना, आप जो लेटर मान्य नहीं कर रहे नगर निगम। जब जा रहा हूं, जब जाऊंगा लिखने कोर्ट में चले जा रहे हो। कोर्ट में ओपी सिंह किसी से डरने वाले नहीं है। अरे तुमको डराने नहीं मैं आया हूँ, लेकिन आप जबरदस्ती मुझे परेशान समझे। तुम्हारी कमरे से डरने वाले नहीं ओपी सिंह। बात समझ में आई? ओपी सिंह कहीं डरे ना डरे। गलत काम करोगे, गलत काम करोगे तो मेरा हक है, ये मेरा हक है। तुम्हारा गलत तुम करते हो। 420 हो, 420 हो। बोलते पहले सोच लो एक बार। 420 हो। कैसे 420 है? बताइए कैसे 420 हो? क्या मैंने गलत किया? बताइए मैंने क्या गलत किया? समझ में नहीं आ रहा है पहले तो आपसे जवाब देंगे तो जब पंकज अपर साहब आपको फोन कर रहे हैं तो जवाब बताइए ना। चलिए मेरे साथ बताइए कि ये दिक्कत है। पंकज से लिख लेते हैं ना, तो आप चलो ना मेरे साथ, चलो बताओ उनको क्या दिक्कत है। तुम्हारे लोग हैं क्या? तुम्हारे लोग हैं? तो हम तुम्हारे लोग कर रहे हैं, इस बार चक्कर मारेंगे यहाँ पे। देखिए, बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि एक तरफ के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जन कल्याण योजनाएं चला रहे हैं, लोगों को राहत पहुंचाने के लिए बड़े बड़े कदम उठा रहे हैं, लेकिन मैं एक अपनी आप बीती आपको जानकारी साझा कर रहा हूं कि कल मैं नगर निगम लखनऊ मुख्यालय गया और एक एडवर्टाइजिंग कंपनी जो हमारी पत्नी चलाती हैं उसके संदर्भ में मैंने अपर नगर आयुक्त से मुलाकात की और लोक निर्माण विभाग से उसकी परमिशन है, उसको लेकर अनुज्ञा शुल्क जमा करने के लिए बात हुई। हालाँकि उन्होंने नीचे के अधिकारियों को कहा और जब मैं वहाँ पर गया, ओम प्रकाश सिंह जो कि वहाँ के कर अधीक्षक हैं, प्रचार भी संभालते हैं, उन्होंने उस विषय को डिनाई कर दिया और अपर नगर आयुक्त की बात को काटते हुए बोले कि अब इसमें एक दूसरा एक सत्यापित लेटर पुनः पीडब्ल्यूडी से लाया जाए। तो मैंने उस विषय को कहा कि जब ये पीडब्ल्यूडी द्वारा ये लेटर है उसको बार बार क्यों आप मांग रहे हैं, चूँकि इसके पहले भी वो मुझे 1.5 महीने से परेशान कर रहे हैं। तो उस पर वो आग बबूला हो गए और मेरा हाथ मोड़ते हुए और कॉलर पकड़ते हुए अन्य साथियों के साथ लगभग 50 साथी थे, उनके मुझे गिराते हुए अपने गेट के बाहर किया और उसके साथ ही साथ
एक सरकारी गरिमा को तार तार करते हुए मुझे 420 जैसे शब्दों का एक अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया, जिससे मैं बड़ा आहत हूं। और मैंने इस विषय में आज मैंने मुलाकात नगर आयुक्त को भी की है और मैंने कहा है आपके यहाँ CCTV कैमरे लगे हैं, आप इसको भी चेक करा लीजिए, उसमें सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। इसको लेके मैंने एक प्रार्थना पत्र दिया है, माननीय महापौर जी को भी मैंने एक प्रार्थना पत्र दिया है। और यदि मेरी सुनवाई सही तरीके से नहीं की जा रही है तो जाहिर सी बात है माननीय मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास भी अपना एक पीड़ा लेके जाऊंगा और मैं एप्लीकेशन दूंगा। मुझे उम्मीद है कि मुझे न्याय मिलेगा, लेकिन एक बड़ा सवाल अभी भी है कि एक उपभोक्ता के लिए एक सरकारी परिसर में इस प्रकार का अभद्र व्यवहार और अपमानजनक व्यवहार एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में अधिकारियों की तानाशाही चल रही है। पहले तो आपसे जवाब देंगे तो पंकज अपर साहब आपको फोन कर रहे हैं, तो जवाब बताइए ना, चलिए मेरे साथ, बताइए कि दिक्कत है। पंकज से लिख लेते हैं ना, तो आप चलो ना मेरे साथ, चलो बताओ उनको क्या दिक्कत है। तो हम तो लोग कर रहे हैं, इस बार चक्कर मारेंगे यहाँ पे, तो तुम लिखो ना, कम नहीं कर रहे। कानपुर घाटमपुर के सागर हाईवे पर भीषण गर्मी के बावजूद पुलिस कर्मियों ने अपनी ड्यूटी बखूबी निभाई। पूरे उत्तर प्रदेश में हीट वेव को लेकर चेतावनियां जारी हैं और लोगों को घर में रहने की सलाह दी जा रही है। ऐसे हालात में भी TSI अनिल कुमार और उनकी टीम जाम की स्थिति में मुस्तैद दिखाई दी। एक दिन पहले बेहोश होने के बाद भी उन्होंने पूरी टीम के साथ अपने कर्तव्य के प्रति सजगता दिखाई। प्रशासन की ये मेहनत और समर्पण सराहनीय है। बड़ा एक जाम का कारण रहता है और यहाँ पे पुलिस हरदम और मुस्तैदी से लगी रहती है। और देखिए जिस तरीके इस समय 46 डिग्री टेम्परेचर है और धूप में अपनी ड्यूटी मुस्तैदी से लगे हुए हैं। इनके यहाँ पे ना कोई छाया की व्यवस्था है और ना कोई पानी की व्यवस्था है। अगर इनको अचानक कोई गस खा के गिर जाए तो कोई देखने वाला नहीं है। जिस तरीके के यहाँ पे पुलिस लगी हुई है धूप में और कड़ाके की बहुत तेज जो गर्मी है वो एक चरम सीमा पर है, मगर यहाँ पे जो पानी की और छाए की व्यवस्था न होने के कारण इनको बहुत ज्यादा मुसीबत अभी जो गर्मी है उसका सामना करना पड़ता है। गजेंद्र सिंह के साथ लाखन सिंह, सुदर्शन न्यूज़, घाटमपुर। और अगली खबर फर्रुखाबाद से है, जहां जिले में लेखपाल भर्ती परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के तहत शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित की गई। जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुर लाठर और पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने व्यक्तिगत रूप से परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने बताया कि कुल 19 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें लगभग 6700 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। प्रत्येक केंद्र पर सेक्टर, जोनल और स्टेटिक मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं ताकि परीक्षा पूरी तरह नकलविहीन और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके। पीने के पानी, बिजली और शौचालय जैसी सभी सुविधाएं परीक्षा केंद्रों पर अच्छी पाई गई। आज जनपद में लगभग 6700 परीक्षार्थी लेखपाल भर्ती के लिए परीक्षा दे रहे हैं, जिसके लिए 19 केंद्रों पे जनपद में परीक्षा हो रही है। उसमें से 2 परीक्षा केंद्रों पर अभी विजिट किया गया। राजकीय इंटर कॉलेज बॉयज और राजकीय इंटर कॉलेज फीमेल्स। परीक्षा समय से स्टार्ट हो गई थी। सभी व्यवस्थाएं सही पाई गई हैं। परीक्षा चल रही है, कोई व्यवधान नहीं है। उनका ऑफिस एरिया, इसका ऑफिस अलग है? हाँ मैडम, मेरठ के आवास विकास क्षेत्र में चल रहे अवैध अस्पताल को लेकर सीएमओ ऑफिस ने 2022 में ही नोटिस जारी किया था, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सुदर्शन न्यूज़ की टीम ने मामले की पड़ताल की और सीएमओ अशोक कटारिया से बातचीत की। सीएमओ ने स्पष्ट किया कि मेरठ जिले में बिना परमिशन और एनओसी के कोई भी अस्पताल संचालित नहीं किया जाएगा। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि ऐसे सभी अवैध अस्पतालों की पहचान कर कार्रवाई की जाए। इस आदेश से स्वास्थ्य व्यवस्था और नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी। मेरठ सीएमओ अशोक कटारिया हमारे साथ यहाँ बात करने के लिए मौजूद हैं।
सर शास्त्री नगर के अंदर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो कार्रवाई हुई मेरठ के अंदर, अब 19 ऐसे अस्पताल हैं जिनकी लिस्ट सामने निकल कर आई है, जबकि सीएमओ ऑफिस से 2022 में एक लेटर जारी हुआ था उन अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए गए, तो उसके बावजूद ना ही तो उन पर कोई कार्रवाई आज तक की गई है। क्या कारण रहा इसके पीछे का? हाँ, नहीं, इसके लिए समय समय पर यहाँ से लेटर जारी होते रहे हैं और मेरे कार्यकाल में भी हम लोगों ने लेटर जारी किया है कि आवास विकास या एमडीए या नगर निगम के क्षेत्र में जो भी क्लिनिक या संस्थान है या हॉस्पिटल्स है जो मेडिकल से जुड़े हुए हैं, वो अपना अनऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी हमारे संबंधित संस्था से लाकर जमा कराए। तो उसमें जो हम लोग इस बार रिन्यूअल कर रहे हैं, जो मई के महीने में हुआ करता है, उसमें हम इस चीज का विशेष ध्यान रखे हैं कि कम से कम जो आवासीय वाले क्षेत्र है उनमें यदि कोई ऐसा अस्पताल या संस्थान है तो उससे हम उसका एक पत्राचार जरूर ले रहे हैं या उसका एफिडेविट जरूर लगवा रहे हैं कि उसको नगर निगम या संबंधित से ऑब्जेक्शन नहीं है। साथ में जो नए रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं उस पर हम विशेष रूप से ध्यान रख रहे हैं कि इस तरह की ऑब्जेक्शन यदि आने वाले समय में आएंगे तो उनको परेशानी होगी, इसलिए हम पहले से ही उनको आगाह कर रहे हैं कि आप वहां से आवास विकास से नगर निगम से हमें ये भी चाहिए कि आपको वहां पे आपके निवास स्थान पे या जहाँ पे आप अपना एस्टेब्लिशमेंट कर रहे हैं वो वहां पे किसी को ऑब्जेक्शन ना हो। तो उसके लिए हमने आवास विकास को भी चिट्ठी लिखी है, एमडीए को भी चिट्ठी लिखी है, यदि वो ऐसे कोई संस्थान है तो हमें बताए ताकि हम उस पर अग्रिम कार्रवाई कर सकें। सर, जो 19 लोगों की जो लिस्ट जारी हुई है उसमें अगर उन लोगों के पास एनओसी नहीं है तो आप लोगों की तरफ से क्या कार्रवाई होने वाली है? संख्या बहुत बढ़ गई होगी, तो 2022 की है, 2026 चल रहा है, तो 19 के बजाय 49 हो गया जी, है ना। और ये मेरठ का नहीं, ये पूरे प्रदेश का नहीं, पूरे भारत का मामला है जी। सभी रिहायशी इलाकों में 85% जहाँ तक आंकड़े आते हैं आप लोगों के माध्यम से, उसमें 85% आवासीय क्षेत्र में लोगों ने अपने संस्थान बना रखे हैं। तो ये बड़ी समस्या है, पूरे भारत लेवल पे है। इसके लिए जैसे भी सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश आएंगे उस हिसाब से। सर, आप सीएमओ, आप लोगों की तरफ से क्या कार्रवाई की जानी है? हम लोग की कार्रवाई की जानी ये है कि हम लोग अपने स्तर से ये प्रयास कर रहे हैं कि कोई आवास में यदि कोई संस्थान खुलता है तो वो बिना परमिशन के ना खुल पाए, ताकि उस पर परमिशन हो आवास विकास की या एमडीए का जो भी संबंधित वहाँ का है संस्था, तो उससे हम लोग परमिशन लेने की बात करते हैं। उसके आगे की हॉस्पिटल मालिक से बोलते हुए वही उनसे हमें चाहिए होता है। बिल्कुल, तो ये थे अशोक कटारिया हमारे साथ, इनके बिल्कुल साफ स्पष्ट आदेश के बिना एनओसी और बिना परमिशन के पूरे मेरठ जिले के अंदर कोई भी अस्पताल संचालित नहीं होगा। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मनीष कुमार, सुदर्शन न्यूज, मेरठ। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़कों पर नमाज पढ़ने पर सख्त रुख अपनाने का ऐलान किया है। उन्होंने साफ कहा है कि यदि सड़कों पर नमाज की घटनाएं होंगी तो पुलिस सख्ती से कार्रवाई करेगी। इस बीच कट्टरपंथी समूह सक्रिय हो गए हैं। मेरठ में शांति समिति की बैठक में शहर के काजी ने कावड़ यात्रा और पंडालों से सड़कों पर बाधा पैदा होने पर बंदी की मांग की है। डीएम वीके सिंह ने स्पष्ट किया कि कोई भी नई परंपरा अब सड़कों पर नहीं चलेगी। की नमाज को लेकर मुख्यमंत्री ने जो आदेश दिए हैं उसको लेकर जिला प्रशासन की तरफ से क्या तैयारियां हैं? देखिए, जो बकरा ईद है उसके लिए केंद्रीय शांति समिति की बैठक हम लोग कर चुके हैं। थाने स्तर पे भी हमारे कंसर्न मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी बैठक कर रहे हैं। वो बैठक भी 1-2 दिन में पूरी हो जाएगी। इसके अलावा सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट और सभी थाना क्षेत्र में जो स्थानीय एसडीएम और पुलिस क्षेत्राधिकारी हैं उनके द्वारा अपने अपने थाना क्षेत्र में और नगर क्षेत्र में अपर नगर मजिस्ट्रेट और सिटी मजिस्ट्रेट, इसी तरह अपर जिलाधिकारी प्रशासन और अपर जिलाधिकारी नगर के द्वारा शांति व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाएगी। कोई भी नई परंपरा को जन्म नहीं दिया जाएगा, जैसा कि विगत वर्ष में हुआ था वही उसी को फॉलो करेंगे। रोड पर किसी भी प्रकार का कोई भी जो है कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं है। पिछले वर्ष भी नहीं थी, इस वर्ष भी नहीं है। और सभी लोग, मेरे ख्याल से सभी लोगों ने आश्वस्त किया है कि हम लोग जो परंपरा विगत वर्ष थी उसी का अनुपालन करेंगे। और शांति समिति की बैठक में हम लोगों ने बड़ा स्पष्ट कर दिया है। बाकी जो आने वाली ईद को लेकर सीएम योगी के सख्त निर्देश कि रोड पर कोई भी नमाज नहीं पड़ेगा, तो वहीं कट्टरपंथी गैंग अब सक्रिय हो गए हैं।
शहर काजी ने मेरठ के जिला अधिकारी को एक लेटर दिया, जिसमें उन्होंने हिंदुओं की पवित्र जो धार्मिक यात्रा है कांवड़ यात्रा को लेकर 15 दिनों तक रोड बाधित रहने की, उसमें उन्होंने कहा कि 15 दिनों तक फिर रोड को क्यों बाधित किया जाता है, जबकि डीएम वीके सिंह के बिल्कुल साफ आदेश हैं कि कोई भी नई परंपरा चालू नहीं की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मनीष कुमार, मेरठ। अमेठी में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के दौरे से पहले भाजपा कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। गौरीगंज के सेढ़ा तिराहा पर कार्यकर्ता हाथों में तख्तियां लेकर सड़क पर उतर आए और राहुल गांधी वापस जाओ जैसे नारे लगाए। कई पोस्टरों में पूर्व सांसद स्मृति ईरानी और वर्तमान सांसद किशोरीलाल शर्मा के कार्यकाल की तुलना की गई और राहुल गांधी से अपने पीए का हिसाब मांगने की भी चेतावनी दी गई। विरोध प्रदर्शन के कारण सड़क पर जाम जैसे हालात बन गए। भारी पुलिस बल तैनात रहा और पुलिस ने माहौल को शांत बनाए रखने के लिए निगरानी की। संभल के भेजोई में दवा व्यापारियों ने ऑनलाइन दवा बिक्री और फर्जी ई प्रिस्क्रिप्शन के खिलाफ एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल की है। बता दें कि भेजोई केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट कल्याण समिति के नेतृत्व में व्यापारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन जिलाधिकारी संभल के माध्यम से भेजकर तत्काल रोक लगाने की मांग की। व्यापारियों का कहना है कि ऑनलाइन कंपनियों की अनियंत्रित बिक्री छोटे मेडिकल स्टोरों के अस्तित्व को खतरे में डाल रही है। समिति ने अवैध बिक्री पर रोक, नियमों का पालन और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की भारी छूट पर प्रतिबंध की मांग की। चेतावनी दी गई है कि कार्रवाई ना हुई तो आंदोलन और व्यापक होगा। क्या मामला है? देखिए, आज हमारा इंटरनेशनल जो एसोसिएशन है उसका एक बंद का आह्वान था कुछ समस्याओं को लेकर के, परंतु जब आपस में वार्तालाप हुई अधिकारियों की और पदाधिकारियों की तो उसमें बहुत सारे लोगों ने ये विचार रखा कि देखिए बंद ही एक विकल्प नहीं है। आप काली पट्टी बांध करके, धरना दे करके, मुख्यमंत्री जी से मिल करके, जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन भेज करके जो है विरोध दर्ज करा सकते हैं अपनी मांगों का। यही नहीं है कि आप व्यापार बंद करो। जो मरीज 30-40 किलोमीटर से चल करके जो है एक शहर में आ रहा है, उसे डॉक्टर दवाई लिख रहा है, उसे दवाई नहीं मिल रही है, तो ये मरीज का अहित है। आप यहाँ पर क्या मामला है जो अपनी मांगे लेकर पहुंचे? देखिए, हम एक मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से जो भी हमारे नगर की है या संभल जिले की है उसकी तरफ से हम लोग आए हैं कि ऑनलाइन जो सप्लाई चल रही है दवाओं की, हम लोग उसके विरोध में हैं। लेकिन उसके विरोध में इतना ऐसा नहीं है कि हम लोग दुकानें बंद रखें। हमारा सहयोग ये है, विरोध करने के तो बहुत सारे तरीके हैं। हम 1 घंटा कहीं बैठ के धरना प्रदर्शन कर सकते हैं या कहीं बैठ के सब में मिल के राय मशवरा कर सकते हैं या काली पट्टी बांध के काउंटर पे उसका विरोध कर सकते हैं। तो विरोध करने में हम लोग क्या मामला है और क्या मांगे? मामला ये है कि हम लोग विरोधी हैं, लेकिन दुकान बंद करके विरोध नहीं करना चाहते। दुकान खोल कर काली पट्टी बांध करके विरोध करना चाहते हैं। दुकान बंद करने से जो मरीज है उनको परेशानी होगी, दवाई उपलब्ध नहीं होगी। ऑनलाइन के विरोधी हम भी हैं, लेकिन क्या ये जरूरी है दुकान बंद करके विरोध किया जाए? दुकान बंद करेंगे, जो दवाई के जो आज इमरजेंसी में मरीज पड़ा हुआ उसको दवाई नहीं मिलेगी तो क्या होगा? उसका मर जाएगा या ज़्यादा बीमार हो जाएगा। तो हमारा सबसे कहना, यूनियन सब एक है, लेकिन कुछ लोगों का मत है कि हम बंद करके विरोध करेंगे, कुछ लोगों का विरोध है कि हम खोल करके विरोध करेंगे। तो हम खोलने वाले समर्थक हैं। क्या मामला है और दवाओं की ऑनलाइन बिक्री बंद करो, बंद करो। दवाओं की संभल के बेजोई कोतवाली क्षेत्र में एक निजी ट्रॉमा सेंटर में इलाज और डिस्चार्ज को लेकर बवाल हो गया। बसंतपुर डांडा निवासी 6 वर्षीय बच्चे के तीमारदार और अस्पताल स्टाफ के बीच कहासुनी मारपीट में बदल गई। मारपीट में बच्चे के चाचा और बाबा घायल हो गए, जिसे मेडिकल रिपोर्ट में पुष्टि मिली है। अस्पताल प्रशासन ने पुलिस में तहरीर देकर 2 नामजद और 4-5 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। परिजनों ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। रहने वाले हो बसंतपुर, ये अस्पताल में जो मार पिटाई का क्या मामला है? इसमें सर मेरा बच्चा भर्ती था, वहाँ पे मेरे बच्चे को जबरदस्ती आईसीयू में ले गया कि आईसीयू लायक, मतलब कौन सा हॉस्पिटल है? होम हॉस्पिटल में। ये कहाँ पर है? ये गंगा एक्सप्रेस वे के पास में। फिर वहाँ पे मेरा भाई थे, मेरे पिताजी थे, मेरे पिताजी का भी हाथ तोड़ दिया है हॉस्पिटल वालों ने, वो भी बहुत वृद्ध अवस्था में थे। हिमांशु शर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं?
बसंतपुर डांडा। क्या हुआ था आपके साथ में? आप हॉस्पिटल में किसका इलाज करा रहे थे और क्या हुआ था? मेरा भतीजा था उस हॉस्पिटल में भर्ती, हाँ फिर? तो मैं एडमिट करा के गया था। हाँ फिर? उसको लैट्रिन नहीं आ रही थी, अच्छा। तो डॉक्टर ने मतलब बोला एक सिरप पिला के देख रहा हूँ मैं, उससे आ जाती है तो ठीक है। मैंने बोला सही है। अब उन्होंने वो सिरप पिलाई, सिरप पिलाने के बाद में उसको लैट्रिन आ गई। ठीक है। अब मैंने बोला शाम को, मैंने कहा अब तो छुट्टी कर दो, लेकिन उन्होंने छुट्टी ना करने। फतेहपुर के ललौली थाना क्षेत्र में बकरीद से पहले सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट साझा होने पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की। गुफरान और जैनुल अब्दीन नामक 2 लोगों को गिरफ्तार कर उनके मोबाइल फोन कब्जे में ले लिए गए हैं। विवादित पोस्ट में कुर्बानी के संदर्भ में गौवंश की तस्वीर का इस्तेमाल किया गया था, जिससे माहौल बिगड़ने की आशंका बनी। हिंदू संगठनों ने इस पर कड़ी नाराजगी जताई है। पुलिस ने जनपदवासियों से अपील की है कि किसी भी भड़काऊ पोस्ट को साझा ना करें और शांति बनाए रखें, जबकि मामले की जांच जारी है। प्रकरण संज्ञान में आया था पुलिस के, जिसमें एक पोस्टर जो बकरीद से संबंधित था और जिसमें कुछ विवादित कंटेंट पोस्ट किया गया था, जिससे एक समुदाय के लोगों के इमोशंस को ठेस पहुंची थी। उसमें तुरंत ललौली थाने में मुकदमा पंजीकृत सशंगित धाराओं में हमने करवाया है और जिन लड़कों ने ये पोस्ट बनाया और वायरल किया है, उन दोनों लड़कों को गिरफ्तार करके उनके ऊपर उचित निरोधात्मक कार्रवाई भी कराई गई है। और आप सभी लोगों के माध्यम से भी ये हमारी पुलिस की अपील रहेगी कि जो त्योहार आते हैं वो एक अच्छे शांति के साथ निकलने चाहिए, हार्मनी के साथ निकलने चाहिए, और इस तरह के पोस्ट करने से जिससे किसी के इमोशंस या किसी की फीलिंग्स को ठेस पहुंचे, हमें बचना चाहिए। ये प्रकरण संज्ञान में आया था पुलिस के, जिसमें एक पोस्टर जो बकरीद से संबंधित था और जिसमें कुछ विवादित कंटेंट पोस्ट किया गया था। बिजनौर में नाबालिग युवक विशाल के धर्म परिवर्तन के कथित मामले में बड़ा केस सामने आया है। पुलिस ने युवक को बरामद कर बिजनौर पहुंचाया है। विशाल को समय से कश्मीर में अलग अलग सैलूनों में काम कर रहा था। परिजनों का आरोप था कि उसे बहला फुसलाकर वहां ले जाया गया और धर्म परिवर्तन करवाकर नाम बदल दिया गया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के बाद मामला और गर्मा गया था। फिलहाल पुलिस युवक से पूछताछ कर यह पता लगाने में जुटी हुई है कि वह अपनी मर्जी से गया था या किसी दबाव में गया था। दिनांक 18 मई 2026 को थाना कोतवाली क्षेत्र में एक व्यक्ति ने अपने नाबालिग पुत्र को एक अन्य आरोपी द्वारा जम्मू एंड कश्मीर ले जाकर वहां पर उसका धर्मांतरण करा देने की एफआईआर दर्ज कराई थी। इस संबंध में जो पीड़ित युवक है उसे जम्मू एंड कश्मीर से सकुशल बरामद कर लिया गया है और उससे विस्तृत पूछताछ की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अक्टूबर 2023 में उसकी वो आरोपी के साथ बांदीपुर गया था और वहाँ पर आजीविका के लिए सैलून में हेयर कटिंग का काम उसके साथ साथ सीखा। उसके बाद वर्ष 2025 में किसी समय वो अन्य जनपद बारामूला में भी उसने जो है सैलून में काम किया और जहाँ पर कुछ लड़कों से इंटरेक्शन होने के कानपुर में नजुल की करोड़ों की संपत्ति से जुड़े मामले में पुलिस ने वांछित आरोपी और 25,000 रुपए के इनामी रेप दीपक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस करीब 6 महीने से आरोपी की तलाश में थी। दिसंबर 2025 में एक लेखपाल की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया गया था, जिसमें रेप दीपक समेत 5 लोगों के खिलाफ आरोप लगाए गए थे। पहले ही एक आरोपी जेल भेजा जा चुका है और जमीन खरीदने वालों को एंटीसेप्टरी बिल मिल चुकी है। पुलिस ने रेप दीपक को अमृतसर से गिरफ्तार कर कानपुर लाया गया है। दिसंबर 2025 में लेखपाल द्वारा यहाँ कोतवाली थाने में एक एफआईआर लिखवाई गई, जिसमें बताया गया कि सिविल लाइंस स्थित कुछ सिविल लाइंस में स्थित कुछ नजूल भूमि थी जिनका नंबर था 69, 69A, 69B और 69C। इसके संबंध में इन भूमियों को नजूल का घोषित कर दिया गया था 2024 में और उसके पश्चात 2025 में कुछ लोगों ने मिलकर इस नजूल भूमि को बेच दिया होता है। जब इसके तथ्यों में हम डिटेल में गए तो हमें ज्ञात हुआ कि रेप दीपक कुमार, जो कि अमृतसर डायोसिएशन ट्रस्ट के सचिव थे, इन्होंने सुनील मसीह नामक एक व्यक्ति को इसका मुख्तार आम नियुक्त किया और उसके बाद सुनील मसीह द्वारा 3 लोगों को ये जमीन बेच दी गई 2025 में।
तो जब ये मामला संज्ञान में आया तो लेखपाल द्वारा इसमें एफआईआर दर्ज कराई गई और हमारी टीम्स इसमें जुट गई इस केस को खोलने के लिए और अभियुक्त गढ़ की गिरफ्तारी करने के लिए। ये नजूल भूमि की लगभग जो कानपुर में ऑनलाइन दवा बिक्री और ई फार्मेसी के खिलाफ केमिस्ट संगठनों ने 20 मई को राष्ट्रव्यापी बंद का आह्वान किया। शहर में मिला जुला असर देखने को मिला। स्थानीय दवा व्यापारियों ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों पर भारी छूट और बिना पर्चे दवा बेचने का विरोध किया। हालांकि प्रशासन ने मरीजों की परेशानी से बचाने के लिए कई दुकानों को खुला रखने के सख्त निर्देश दिए। कानपुर के ड्रग इंस्पेक्टर ओमपाल ने बताया कि बंद का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ 1955 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। दवा व्यापारियों ने हड़ताल की घोषणा की थी, जिसके बाद कानपुर प्रशासन अलर्ट हुआ था और किस तरीके की चेतावनी दी थी ताकि उसका असर कहीं न कहीं देखने मिले। ये कई दवा व्यापारियों ने आह्वान किया था कि आज 20 तारीख को सारी जो होलसेल और रिटेल की दुकानें बंद रखी जाएंगी। तो ये बताना आवश्यक है कि जो ये औषधियाँ होती हैं वो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंदर कवर होती हैं। इसको आप रोक नहीं सकते इसकी सप्लाई को, ना ही इसका किसी तरह से इसमें हड़ताल की जा सकती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए सारे दवा व्यापारी थे उनके संगठनों को एक चेतावनी पत्र जारी किया गया कि यदि इनके द्वारा दुकानें बंद रखी जाती हैं और बंद का समर्थन किया जाता है तो उनके विरुद्ध एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी और विभाग की तरफ से नोटिस दिया जाए, उससे उनका निलंबन या निरस्तीकरण भी किया जा सकता है उनके औषधि लाइसेंसों का। क्या कुछ असर देखने को मिला कि आज ऐसा देखा गया कि 99% जो कानपुर नगर में दवा की दुकानें वो सारी खुली हुई हैं। कुछ ही लोग हैं जो विरोध में दुकानें बंद कर रखी है, तो उसके लिए भी फिलहाल उन पर कार्रवाई करने का काम किया जाएगा। अमेठी के टिकरी चौराहा पर दिन दहाड़े दबंगई का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि सवारी बैठाने को लेकर ई रिक्शा चालक और कुछ युवकों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद दबंग युवकों ने चालक को सड़क पर ही बेल्ट से पीटना शुरू कर दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वही वीडियो की पड़ताल कर आरोपियों की पहचान की जा रही है और मामले में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अमरकंटक क्षेत्र के प्रसिद्ध परमहंस आश्रम में श्रद्धा और भक्ति के साथ भव्य धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। सुबह से ही आश्रम परिसर में त्रिशूल पूजन, समाधि पूजन और हवन का विधि विधान के साथ आयोजन हुआ। वैदिक मंत्रोच्चारण और भक्ति के माहौल में हजारों श्रद्धालुओं ने पूजा में भाग लिया। संत महात्माओं ने धर्म सेवा और मानव कल्याण का संदेश देते हुए समाज में भाईचारा और सद्भाव बनाए रखने की अपील की। कार्यक्रम के समापन पर विशाल भंडारी का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। आजमगढ़ से बड़ी वारदात की खबर सामने आई है, जहां मुबारकपुर थाना क्षेत्र के रानीपुर गांव में देर रात अज्ञात बदमाशों ने बाइक सवार 2 युवकों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोली लगने से सुशील की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक पिंटू यादव गंभीर रूप से घायल है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और 4 टीमें आरोपियों की तलाश में लगाई गई। इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है और पुलिस सीसीटीवी फुटेज व प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ कर रही है। आज मुबारकपुर थाना क्षेत्र के गांव रानीपुर में एक व्यक्ति को गोली मारने की सूचना प्राप्त हुई। तुरंत घटनास्थल पर पुलिस पहुंची। जो घायल था उसको अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। घटना के अनावरण के लिए 4 टीमें लगाई गई हैं। घटना के प्रत्येक पहलू की गहराई से जांच की जा रही है। दोषी जो हैं उनके विरुद्ध शीघ्र ही सख्त वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। आज चित्तौड़गढ़ से बड़ी सड़क परियोजना की खबर सामने आ रही है, जहां कपासन चौराहे में मानपुरा तक बनने वाली बाईपास सड़क का भूमि पूजन गुरुवार को विधायक चंद्रभान सिंह
आक्या ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ किया। बता दें कि राज्य सरकार द्वारा लगभग 63 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जाने वाली इस सड़क में 270 मीटर लंबा हाई लेवल ब्रिज और 210 मीटर का अप्रोच रोड शामिल होगा। 2.37 किलोमीटर लंबी इस सड़क को जुलाई 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। निर्माण पूर्ण होने पर कपासन, भीलवाड़ा और मानपुरा क्षेत्रों में यातायात सुगम और सुरक्षित होगा। पुलिया है और वर्षों पुरानी मांग है कि चित्तौड़गढ़ के लिए बाईपास बने, चित्तौड़गढ़ के नई पुलिया बने। 2 पुलिया बन रही है और 63 करोड़ का प्रोजेक्ट है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, भजन लाल जी को। भजन लाल जी ने हम लोगों को फर्स्ट बजट में ये काम दिया और आज वो काम धरातल पे चालू हुआ है और 1 साल में काम रखे चालू हो जाएगा। हमारे लोकप्रिय सांसद भाई सीपी जोशी जी का और हम सब लोकल हमारे जिलाध्यक्ष जी का और सब जनप्रतिनिधियों को प्रयास से सब लोगों ने मांग करी थी मुख्यमंत्री जी से कि हमारे यहाँ। सर, ये ब्रिज कितने करोड़ का है, कितने समय में कंप्लीट हो जाएगा इसका काम? ये पूरा प्रोजेक्ट 63.5 करोड़ का है और इसमें विभाग ने 15 महीने का समय दिया है। तो दोनों नदियों पे बनेगी पुलिया या एक ही पे बनेगी? बेड़स नदियों पे पुलिया बनेगी और एक 2.5 किलोमीटर की सड़क भी बनेगी, कपासन चौराहे से मानपुरा को जोड़ेगी। कितने करोड़ का बजट है टोटली? टोटल 63.5 करोड़ का प्रोजेक्ट है ये। और कब तक खत्म होने का है? ये 15 महीने का समय दिया है हमने। 15 महीने में कोई अड़चन नहीं आई तो 15 महीने में पूरा कर देंगे। सर, ये ब्रिज कितने करोड़ का है, कितने समय में कंप्लीट हो जाएगा इसका काम? नागपुर जिले की पारशिवनी तहसील के इंटरकालरी नंबर 6 में आवास मूल्यांकन धांधली प्रकरण में नया मोड़ सामने आया है। भाजपा रामटेक विधानसभा प्रमुख सुरेंद्र बुदे ने आरोप लगाया कि इस धांधली में पीडब्ल्यूडी, डब्ल्यूसीएल और एक प्रभावशाली ट्रेड यूनियन के नेतृत्व ने मिलकर काम किया। डब्ल्यूसीएल ने पीडब्ल्यूडी पर लिखित आरोप लगाए हैं, जबकि पीडब्ल्यूडी ने डब्ल्यूसीएल की 12 सदस्यीय कमेटी पर सवाल खड़े किए हैं। स्थानीय पीड़ित नागरिक भी इस मामले में इन तीनों पक्षों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। घोटाला 6 नंबर का जो मुद्दा इस समय काफ़ी गरमाया हुआ है, इसमें अभी कई लोगों ने ये बताना चाहा है और कई रसूखदार भाई की डब्ल्यूसीएल का इससे कोई संबंध नहीं है, बिल्कुल पाक साफ है। आप लोग को ये बताना चाहेंगे कि डब्ल्यूसीएल पूरी तरह से संलिप्त है और वही है जिसने पूरा रचा के रखा है। अभी हमारे हाथ में कई प्रकार के लेटर भी आए हैं और जिससे साबित होता है कि जो 12 लोगों को लेकर के समिति बनाई गई थी, कमेटी, उस कमिटी डब्ल्यूसीएल उपक्षेत्राअंतर्गत येणारी 6 नंबर वस्ती इथे चालू असलेलं धांधली प्रकरण, यामध्ये तत्कालीन जीएम यांनी 20/8/2025 मध्ये हे पत्र काढलेलं होतं। नागपुर जिले में केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के आह्वान पर 20 मई को सभी मेडिकल दुकानों का बंद रहा। पारशिवनी, रामटेक और देवलापार क्षेत्र में यह बंद 100% सफल रहा। दवा व्यवसायियों ने ऑनलाइन दवा बिक्री और डॉक्टरों के ऑनलाइन इलाज की नीति के विरोध में यह कदम उठाया। बंद के कारण नागरिकों को असुविधा हुई, लेकिन व्यापारियों ने अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए रामटेक पुलिस और तहसीलदार रमेश कोल्पे को ज्ञापन सौंपा। तालुक्यातील संपूर्ण केमिस्ट बांधव जो देशव्यापी संप आदरणीय आमचे जगन्नाथजी शिंदे ऑल इंडिया केमिस्ट अँड ड्रगिस्ट असोसिएशनचे अध्यक्ष यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि नेतृत्वाखाली आजच्या दिवशी संप पाळून राहिलेलो आहे। आमची शासनाला मागणी ही आहे की ऑनलाईन विक्रीमुळे जी आमचे थोक आणि किरकोळ विक्रेता, औषध विक्रेता यांच्यावर जे संकट कोसळलेलं आहे, त्यांचे व्यवसाय कमी झालेले आहे। बेलगावी के खानापुर तालुक में आबकारी विभाग ने अवैध शराब तस्करी के मामले में बड़ी कार्रवाई की। जावोटी से कानकुंबी जा रहे 6 पहिया अशोक लीलैंड टैंकर में 14,000 लीटर स्प्रिंट जब्त की गई। आरोपी चालक सिद्धराजू पुट्टस्वामी सेट्टी को बीएनएस अधिनियम 2023 के तहत नोटिस जारी किया गया। आबकारी विभाग अब टैंकर के असली मालिक की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास में है। जब्त माल की कुल कीमत लगभग 35 लाख रुपए की गई है। कार्रवाई आबकारी अधिकारियों के मार्गदर्शन में आबकारी उपाधीक्षक रवि मुरकोट ने सफलतापूर्वक अंजाम दी।
बैतूल के शाहपुर थाना क्षेत्र में गौवंश तस्करी के खिलाफ पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की है। महिंद्रा बोलेरो पिकअप में 15 मवेशी क्रूरतापूर्वक भरे पाए गए, जिनमें 3 गाय, 3 सांड और 9 बछियां शामिल थी। मौके पर पंकज वारसे और लोकेश ग्वालवंशी को गिरफ्तार किया गया। जब्त मवेशियों में से एक की मृत्यु हो गई, जबकि 14 को सुरक्षार्थ गौशाला में रखा गया। पुलिस अधीक्षक बैतूल और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में हुई इस कार्रवाई में शाहपुर पुलिस टीम की सराहनीय भूमिका रही। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।